नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आजकल की मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में स्टेल्थ यानी दुश्मन की नज़र से छुपकर अपना काम करना सबसे बड़ा गेम बन चुका है और अभी इंडियन नेवी अपनी वॉरशिप्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बेहतर करने की कोशिश करने वाली है। अभी नेवी अपने वॉरशिप्स पर लगे हुए वेपन्स और सेंसर इक्विपमेंट के रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि आरसीएस को कम करने पर फोकस कर रही है। आरसीएस वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दुश्मन के रडार पर कितना बड़ा या छोटा दिखाने में मदद करता है। अगर आरसीएस कम हो तो दुश्मन के रडार पर कोई शिप को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बन जाता है या कोई चीज़ को भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और ये कम दूरी पर जाकर डिटेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो दुश्मन की रडार काफ़ी दूरी से इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेवी की डिज़ाइन टीम अभी वेपन्स और सेंसर सप्लायर्स के साथ मिलकर नए एडवांस स्टेल्थ फीचर्स को डेवलप और वॉरशिप में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेड इन इंडिया कैंपेन के अंदर किया जा रहा है, जिसमें देश के अंदर ही एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। अभी सबसे पहले एक स्टेल्थ शील्ड को डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, जो खास करके नेवी की मेन गन्स और सेकेंडरी गन्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये गन्स अपनी साइज और पोजीशनिंग की वजह से रडार पे इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं या इसकी वजह से जो शिप का आरसीएस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इन स्टेल्थ शील्ड के इस्तेमाल करने से इनका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है। इन शील्ड्स को इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, जो एडवांस मटेरियल्स और डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रडार पे सिग्नेचर को मिनिमाइज किया जा सके और साथ ही वेपन्स की इफेक्टिवनेस को बरकरार रखा जा सके। अभी नेवी की तरफ से अपनी वॉरशिप्स की वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स को भी रीडिज़ाइन करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी हमारे वॉरशिप में डिप्लॉय होने वाली VLSR SAM की बात करें तो इसको पहले से ही स्टेल्थ को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है, जो कि आगे चल के हमारे सभी मेजर वॉरशिप्स का मेन क्लोज एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी हमारे पास मेनली जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर हैं, जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी इनको रिटायर करने का समय आ चुका है। इसके लिए 2015 में भारत और रशिया के बीच एक डील को फाइनल किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से रशिया की कामोव के 226T हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया गया था। इसमें टोटल 200 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने वाले थे और इसमें से पहले 60 सीधा रशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट होने वाले थे और बाकी 140 HAL की थ्रू भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले थे, जो कि इंडो रशियन हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भारत में बनाया जाने वाला था, जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी होने वाली थी। लेकिन अभी तक इस डील में कोई भी मेजर प्रोग्रेस हमको नहीं दिख रहा है, जिस वजह से अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या LUH को भी खास करके चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए HAL की तरफ से डिज़ाइन किया गया था और हिमालयन रीजन में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकता है। पहले फेज में आर्मी की तरफ से 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए प्लान बनाया था, जिसमें से पहले 6 यूनिट को भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। अगर कामोव की डील में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता या आगे नहीं बढ़ता है तो आर्मी की तरफ से यहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के एविएशन कोर के पास इस वक्त 180 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें 60 चेतक और 120 के आसपास चीता हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर आने वाले 3 से 4 सालों में कम्प्लीटली रिटायर होने वाले हैं और आगे चल के आर्मी एविएशन कोर को 250 से भी ज़्यादा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अगर कामोव 226T हेलीकॉप्टर की डील जल्दी फाइनल नहीं होता और इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होता है तो ये LUH के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है। यहाँ पर उम्मीद है कि दुगने नंबर में इसको इंडियन आर्मी में इंडेट करने का प्लान किया जा सकता है। अगला अपडेट अंडर वाटर वॉरफेयर को लेके। अभी हैदराबाद की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से इशू किए गए बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट नेवी के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम सप्लाई करने के लिए था। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। जिस तरीके से मिसाइल में सीकर मौजूद होते हैं जो मिसाइल को अपने टारगेट को ट्रैक करने में और उस तक पहुंचने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम टॉर्पेडो का ब्रेन और इसकी आंखों की तरह काम करने वाला, जो इसे एनिमी सबमरीन और वेसल्स को एक्यूरेटली लोकेट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है।
जहां ट्रेडिशनल होमिंग सिस्टम रिजिड होते थे, उन्हें अपग्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता था, वहीं पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच को अडॉप्ट करता है। इसका मतलब ये कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है और नए थ्रेड्स के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से हमारी टॉर्पेडो की होमिंग सिस्टम को धोखा देने के लिए, जैम करने के लिए कोई नई काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया जाता है, तो ऐसे में हम सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से हमारी सभी एग्जिस्टिंग टॉर्पेडो को सभी मॉडर्न काउंटर मेजर सिस्टम को रजिस्ट करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली टाइम टू टाइम इनको अपग्रेड किया जा सकता है, जो कि इनकी इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने वाली है। इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती हुई सबमरीन एक्टिविटी के साथ इंडियन नेवी को ऐसे एडवांस वेपन्स की जरूरत काफ़ी हद तक पड़ने वाली, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम एनवायरनमेंट के अंदर हमको एज दे सके। सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम से इक्विप किए गए हैवीवेट टॉर्पेडो नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करेंगे। सबमरीन जो होते हैं वो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में सबसे एक्सक्लूसिव टारगेट्स होते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया की सबमरीन हंटिंग ऑपरेशन और एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इंप्रूव होने वाली, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ सबमरीन से इस्तेमाल होने वाले टॉर्पेडो के अंदर नहीं बल्कि किसी भी तरीके की टॉर्पेडो में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वजह से अगर हम चाहे तो हमारी P-8I एयरक्राफ्ट की मदद से भी टॉर्पेडो को ड्रॉप कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारे वॉरशिप से भी टॉर्पेडो को फायर कर सकते हैं और उन सभी टॉर्पेडो में इस यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारी दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट और उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाली है। अगला अपडेट अर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ से। पिछले कई सालों से इन दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और रिसेंट लड़ाई के बाद ये दोनों ही देश अपनी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से अर्मेनिया मेनली इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक्वायर कर रही है और अभी वो इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक मेजर कस्टमर बन चुके हैं। दूसरी तरफ अगर अजरबैजान की बात करें तो रिसेंटली अजरबैजान की तरफ से चाइना और पाकिस्तानी ओरिजिन JF-17 को एक्वायर किया है, जो उनकी एयरफोर्स की वर्तमान की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके बदले में अर्मेनिया की तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत से आकाश-1S एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया जा रहा है और पता चला है कि अर्मेनिया की तरफ से भी भारत से आकाश-1S सिस्टम की करीब 15 बैटरी को खरीदा जा रहा है। आकाश-1S की खासियत इसका एडवांस 3D फेज्ड एरे रडार है, जो मल्टीपल टारगेट को ट्रैक और एंगेज होने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल तक किसी भी तरीके की टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है और इसकी रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है। अब अर्मेनिया की एयरफोर्स की बात करें तो इसमें बस 4 Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि डायरेक्टली JF-17 के साथ एंगेज होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन इसके अलावा अर्मेनिया के पास जो बाकी एयरक्राफ्ट मौजूद है वो सभी के सभी ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जो डायरेक्टली JF-17 के साथ एंगेज नहीं हो सकते हैं, जिस वजह से अर्मेनिया की तरफ से अभी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश किया जा रही है। यानी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर अजरबैजान की तरफ से JF-17 का इस्तेमाल किया था तो इसको रोकने का काम एयर डिफेंस सिस्टम का होने वाला है, खास करके आकाश-1S एयर डिफेंस सिस्टम का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि अर्मेनिया का आकाश-1S एयर डिफेंस सिस्टम अजरबैजान की JF-17 फाइटर जेट के सामने कितना इफेक्टिव होगा। आकाश का पावरफुल रडार और इसकी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम अजरबैजान के जेट्स को इंटरसेप्ट करने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन JF-17 के एयर टू सरफेस मिसाइल भी एक बहुत ही बड़ी चैलेंज बन जाएंगे, क्योंकि अजरबैजान ने जो JF-17 खरीदा है वो इसकी ब्लॉक 3 वेरिएंट है, जो कि AESA रडार और एक वाइड वैरायटी के वेपन के साथ आते हैं और इसमें 100 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेके 400 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल भी मौजूद हैं। तो टेक्निकली ये 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर की डिस्टेंस से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिस वजह से वो टेक्निकली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इससे एक बात तो लगभग साफ होता है कि अगर अर्मेनिया की आकाश-1S और अजरबैजान की JF-17 का आपस में आमना सामना होता है तो JF-17 के पास एडवांटेजेस रहने वाली, और अगर JF-17 सेफ रहकर ऑपरेट करना चाहे तो वो काफी लंबी दूरी से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं या टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक मेजर रोल को प्ले करता है और जिसके पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म मौजूद होगा उसके पास एज होता है। और ये भी डिपेंड करने वाला है कि अर्मेनिया अपनी आकाश-1S सिस्टम को किस तरीके से डिप्लॉय करता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की नेटवर्क जो होता है वो जाल की तरह होता है और अगर इसमें JF-17 या कोई भी एयरक्राफ्ट एक बार फंस जाता है तो खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। और जैसे कि अर्मेनिया ने काफ़ी अच्छी नंबर में आकाश-1S सिस्टम को खरीदा है तो उनके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट में आकाश-1S सिस्टम मौजूद होने वाली, तो इनको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना काफ़ी आसान होने वाला है।
और अगर इनकी बिछाए हुए जाल में यानी कि आकाश वाणी सिस्टम की रेंज के अंदर JF-17 कभी आ जाता है तो तब JF-17 के लिए मुश्किल बढ़ने वाला है। लेकिन अगर हेड ऑन कंपैरिजन करें तो JF-17 अगर सेफ रहकर एंगेज होना चाहेंगे तो वो आकाश वाणी सिस्टम की रेंज में आए बिना ही काफ़ी दूरी से इनको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके पास वहाँ पे एज रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।